हेलो स्टूडेंट्स, सो गुड मॉर्निंग। हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका एक लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट 6, और ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जो कि है हीट ट्रांसफ़र। तो देखिए, आप लोग ऑब्वियसली प्रमोटेड हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लेक्चर मतलब कि इस पर्टिकुलर यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इवन सारे टॉपिक्स को ही धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप आराम से उसको आप देख सकते हैं। ये यूनिट कंप्लीट करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको अगर आप इस लेक्चर को आप देख लेंगे तो जैसे एसएससी जेईई का जब भी कोई भी क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं तो उसमें आपको एक बेस मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है इसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा, 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी देखते हैं, मतलब बाकी देखते क्या है, वो सारे ही टॉपिक हो ही जाएंगे धीरे धीरे। वो थोड़ा लेट हो रहा है ज़रूर, लेकिन हो जाएंगे सारे टॉपिक, एक भी टॉपिक नहीं छूटेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो एसएससी जेईई के लिए जो टॉपिक रहेंगे तो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली आप तो प्रमोट हो गए हैं, तो हमारा मेन पर्पज़ ये रहेगा कि हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी टॉपिक नहीं छूटे। तो अभी तक तो जितने भी यूनिट हमने कवर किए हैं उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। ये होल यूनिट ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इसका हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसके सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। बाकी यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 का एक मैंने नोट्स भेजा हुआ है, तो उसको आप लोग रीड कर लेंगे। वो बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग देखेंगे अगर ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो। बट वो एक बस एनर्जी पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है यूनिट 1 वाला, ठीक है। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, इसलिए इसको तो करना ही करना है। आप थर्मोडायनेमिक्स में पहला जो सेकेंड यूनिट है वो कवर कर लो, थर्ड यूनिट कवर कर लो, ठीक है। बाकी आप 20 का कवर करो या ना करो, ये यूनिट को ज़रूर कवर करना है, क्योंकि ये 3 यूनिट जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट ट्रांसफ़र से, ठीक है। और ये 2 से 3 दिन में ये सारे यूनिट के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र होता क्या है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र पढ़ने से पहले जो एक और टॉपिक है, जैसे जब आप बीटेक करने के लिए जाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स आप अलग एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और हीट ट्रांसफ़र जो कि यहाँ पे एक यूनिट बस दिया हुआ है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन दोनों सब्जेक्ट में जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ें अभी से पता होनी चाहिए। तो देखिए, जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कोई भी बार है, और बार को जब हम लोग मतलब कि हीट दे रहे हैं तो उसे कितना वर्क मिल रहा है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में हम लोग ओनली डील करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। क्लियर है? अब वो कितने टाइम में हुआ, किस तरीके से हुआ, किस मोड से हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब अल्टीमेटली ये हुआ कि हम किसी भी बॉडी को हम लोग वो दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, या कोई भी चीज़ दे रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, वर्क से हीट मिल रहा है, या हीट दे रहे हैं, वर्क मिल रहा है, तो हम लोग उसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करते थे कि कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ। अब ये नहीं डिस्कस करेंगे कि उस हीट को ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगा, किस तरीके से हुआ, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या चेंज हुआ, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में डील नहीं करते हैं। लेकिन वही जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं हीट ट्रांसफ़र, तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि किस रेट से ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। अब जहाँ भी वर्ड रेट आ जाएगा, इसका मतलब वो क्या हो रहा है कि कितने टाइम में किसी एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। जैसे सपोज करिए, अगर ये एक मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो थर्मोडायनेमिक्स ये बोलेगा कि हीट करने के कारण ये मार्कर अगर वर्क कर पा रहा है तो वो कितना वर्क किया। जबकि हीट ट्रांसफ़र में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि अगर इस मार्कर को हम लोग हीट दे रहे हैं तो कितने टाइम में, मतलब कि मान लीजिए 10 सेकेंड में, या एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। तो मतलब अल्टीमेटली हीट ट्रांसफ़र क्या हुआ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी के साथ डील करता है, जबकि थर्मोडायनेमिक्स ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र को डील करता है। दूसरा जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ये डील करता है इक्विलिब्रियम में, मतलब कि जो भी वर्क होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इक्विलिब्रियम में अटेन हो जाएगा, जबकि हमारा हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
क्लियर है ये? तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा दो सब्जेक्ट के बीच में, वन इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड अनदर इज़ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र अल्टीमेटली क्या हो गया कि हीट ट्रांसफ़र हमें ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में किस रेट से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसके अलग अलग मोड होते हैं। वो ये मोड हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है इसमें तीन मोड हैं, एक तो है हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्लियर है? तो ये जो तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है उनके क्या मैकेनिज्म हैं और उनके बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में पहला चीज़ आता है कंडक्शन। तो देखिए हम तीनों कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे इसको समझेंगे? जैसे सपोज करिए अगर हमें कंडक्शन समझना है तो कुछ इस तरीके से समझिए कि तीनों मोड ऑफ हीट, तीनों जो मोड है उससे हमें अल्टीमेटली क्या करना है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें वो किस तरीके से उस एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज करिए एक क्लासरूम है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्लासरूम है। उस क्लासरूम में मतलब कि मैं ही मान लीजिए कि आपके हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस चल रही है और उसमें एक दिन ऐसा होता है कि हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है और मैं ये बोलता हूँ कि मुझे आपका टेस्ट लेना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर या इस पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर में। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली मेरे को अगर आपका एग्ज़ाम लेना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप लेना है, तो मेरे पास कुछ जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे उतने बंडल ऑफ सीट रहेंगे, उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन रहेगा और आपको टिक करना रहेगा। तो अब मैं उस सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहा हूँ वो किस तरीके से कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट बेंच में जो पहला स्टूडेंट बैठा रहेगा मैं सारे सीट को उसके पास दे दूँगा। अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, एक सीट अपने पास रखेगा क्योंकि उसको ओबियसली एक ही सीट की ज़रूरत है, और बाकी जो बचे हुए सीट है, मान लीजिए टोटल 60 स्टूडेंट हैं, मैंने उसको 60 का सीट दे दिया फर्स्ट वाले बेंच पे। वो स्टूडेंट क्या किया, एक सीट को अपने पास रखा, बाकी 59 जो सीट है वो बगल वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। बगल वाला भी वही काम करेगा कि एक सीट लेगा और फिर अपने पास वाले को पास कर देगा। ऐसे करते 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 पूरे सीट जो है वो टोटल 60 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। क्लियर है ये? तो ये तो इस टाइप का हमारा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दूसरा, इसको याद रखिएगा। अब दूसरा मोड क्या हो सकता है कि मैं अपने पोडियम पे वो नंबर ऑफ सीट को रख दूंगा और मैं ये बोलूँगा कि एक एक स्टूडेंट आएँ और एक एक सीट लेके अपने मतलब लेके चले जाएं और अपने सीट पे बैठ जाएं। तो इस तरीके से 60 स्टूडेंट आएंगे, एक एक सीट लेंगे और वहाँ पे जाके अपने सीट पे जाके बैठ जाएंगे। ये दूसरा मोड हो गया हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तीसरा जो मोड हो गया कि मैं इस लेवल का निशानेबाज हूँ और इफ़िशियंट हूँ कि मैंने इस तरीके से अपने सीट से ही इस तरीके से सीट को फेंका कि सारे 60 सीट जो है वो एक एक स्टूडेंट के टेबल पे इजीली जाके वहाँ पे चला गया। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, तो ये तीनों में देखिए क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस में सीट को एनर्जी मान लीजिए और स्टूडेंट को एटम मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि मैं हीट जो है वो पहले स्टूडेंट को दे रहा हूँ, वो अपने कैपेबिलिटी के अनुसार हीट को ले रहा है या एनर्जी ले रहा है, और बाकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ट्रांसफ़र बगल वाले को कर दे रहा है। और इस तरीके से पूरे क्लासरूम में या ये बोल सकते हैं पूरे सिस्टम में हीट का ट्रांसफ़र हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं कि सीट को अब आप एनर्जी मान लीजिए और स्टूडेंट को एटम मान लीजिए। तो मैंने क्या किया कि जो एनर्जी है वो पहले एटम को दिया, वो एटम अपने कैपेबिलिटी के अनुसार एनर्जी को एक्वायर किया, फिर वो वाइब्रेट करने लगा अपने जगह पे, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया तो, और उस वाइब्रेशन के द्वारा जो और अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको वो बगल वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। तो कंडक्शन में यही होता है। देखिए अगर इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और इस एग्जांपल को अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो बहुत ही ईजिली ये तीनों मोड को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो कंडक्शन में क्या होता है, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन विच heat transfer generally occur in solid due to temperature difference by the molecular lattice vibration। अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये एक रॉड है, मेटल रॉड है, और मैं इसको यहाँ पे हीट दे रहा हूँ। तो हीट दे रहा हूँ तो इसके जो यहाँ पे एटम्स रहते हैं वो हीट रिसीव करेंगे, जो भी मैंने हीट यहाँ से दे रहा हूँ, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट को रिसीव करेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जैसे ही रिसीव करेंगे तो ये अपने जगह पे
वाइब्रेट करने लगेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे हमें किसी चीज़ की खुशी मिलती है तो हम लोग उछलने लगते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। वैसे ही जैसे ही हम लोग हीट देंगे तो यहाँ रॉड के जो पहले मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको क्या मिल जाएगा, एक तरीके से एनर्जी मिल जाएगा। एनर्जी मिल जाएगा तो मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, मतलब अपने जगह पे वो क्या करने, वाइब्रेट करने लगेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली ये कांटेक्ट में आएंगे बगल वाले एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स से। क्लियर है। और एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बाद रेट ऑफ एनर्जी कम है, तो जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराएंगे या एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसके पास रहेगा वो ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को, फिर ये मॉलिक्यूल्स अपने बगल वाले को करेगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते आप देखेंगे कि होल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका एग्जांपल यही है कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे आग जल रही है और आप मेटल रॉड लीजिए और आप उसको आग में रख दीजिए, तो पहले क्या हो जाएगा, मान लीजिए आग यहाँ पे लगी हुई है तो यहाँ का हीट गर्म होगा, धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपकी हाथ भी जलने लगेगी कुछ टाइम के बाद। तो अल्टीमेटली उस टाइप का जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, मतलब कंडक्शन में क्या हुआ कि जब हम किसी एक एंड में मेटल को अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल, वो वहाँ के मेटल जो हैं वो वहाँ के उस मेटल के एटम जो है वो एनर्जी को ले रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और वाइब्रेट करने के बाद में वो अपना अमाउंट ऑफ एनर्जी दूसरे को वाले एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, और इस तरीके से पूरे रॉड में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो रिलेट हो पा रहा है क्लासरूम से कि क्लासरूम में हमने क्या किया कि जो सीट था वो एनर्जी था, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने पहले स्टूडेंट को दिया, और स्टूडेंट क्या है, हमारा एटम है, उसने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार एक सीट को रखा, बाकी को फिर वो क्या कर दिया, अपने एडजेसेंट वाले को दे दिया। वैसे ही कंडक्शन में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने मेटल रॉड को यहाँ पे हीट दिया, पहला मॉलिक्यूल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रखा, बाकी बचा हुआ जो एनर्जी है जो कि सरप्लस था वो लेटाइस वाइब्रेशन के थ्रू एडजेसेंट को ट्रांसफ़र कर दिया, और इस तरीके से होल अमाउंट ऑफ एनर्जी पूरे रॉड में ट्रांसफ़र हो गई, और वैसे ही पूरे क्लास में सीट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसको ज़रूर आप रिलेट करिएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हो गया कि एक एंड से दूसरे एंड तक थ्रू द लेटाइस वाइब्रेशन एटम ने एनर्जी का ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है, एक वर्ड आता है थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब ये मेजर ये करता है कि कोई भी मेटल कितना इजीली जो है वो हीट का ट्रांसफ़र कर ले रहा है। जैसे जो मेटल ज़्यादा कंडक्टिव होगा वो ज़्यादा इजीली या बहुत जल्दी से उसके में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा। जैसे अगर हम लोग कंपेयर करें कि एक मेटल रॉड को गर्म करें और एक वुड को गर्म करें, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि मेटल रॉड जल्दी ही एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, जबकि वुड को गर्म करेंगे तो हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं, या बहुत टाइम लगे, या उसके पहले जल भी जाए। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में कंपैरिजन में हमें क्या देखने को मिला कि जो मेटल है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो मतलब किसी भी मेटल की अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास एबिलिटी है कि वो इजीली हीट का ट्रांसफ़र या इजीली एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकता है। तो डेफिनेशन देख लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी का कि इट इज़ अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो क्या बताती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिफाइन एज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ हीट ट्रांसफ़र टू गेट कंडक्ट मटेरियल। मतलब कि एक सिंपल लैंग्वेज में आप क्या याद रखेंगे कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि कितना इजीली जो है वो हीट ट्रांसफ़र को कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंडक्शन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कन्वेक्शन के बारे में। तो कन्वेक्शन का फिर एक क्लास का एग्जांपल याद रखिए कि हमने क्या किया था इस केस, पहले केस में कंडक्शन के केस में हमने सीट को पहले स्टूडेंट को दे दिया, वो स्टूडेंट पूरे एक रख के बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करते गया अलग अलग स्टूडेंट को, और लास्ट तक चला गया। दूसरे केस में क्या था कि मैंने पोडियम पे अपना सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन रख दिए, एक स्टूडेंट आ रहे हैं और एक स्टूडेंट लेकर चले जा रहे हैं, फिर दूसरा स्टूडेंट आ रहा है, तीसरा स्टूडेंट आ रहा है। इसको भी कैसे रिलेट करिए, जैसे सपोज़ करिए जब हम लोग कोई भी चीज़ जैसे चाय बना रहे हैं या पानी गर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये गैस है और गैस के ऊपर ये पॉट में हमने पानी रखा हुआ है। जब एक थोड़ा टाइम हो जाता है तो आप देखेंगे कि जो पानी के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे बुलबुले बनने लगते हैं।
क्लियर है। तो बुलबुले बनने के पीछे का रीज़न क्या है कि जैसे ही गैस से यहाँ पे हीट होता है तो ये वाला जो सॉलिड जो सरफेस होता है वो हीट हो जाता है, और जब अब हीट होता है तो यहाँ से जो इसके एडजेसेंट मॉलिक्यूल होंगे या एडजेसेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को गेन करते हैं। अब जैसे ही वो हीट को गेन करते हैं तो अल्टीमेटली किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एटम को जब हम लोग हीट करते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर है। तो जब यहाँ का जो एडजेसेंट वाला वाटर मॉलिक्यूल होगा वो हीट को लेगा और अब बुलबुले के फॉर्म में वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। ये आप लोग कभी देखिएगा कि जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो नीचे से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स होता है उस नीचे वाला जो खाली वाला जगह है उसको फिल करने के लिए आने लगते हैं। मतलब इस तरीके से नीचे से ऊपर इस तरीके से मॉलिक्यूल मूव करते हैं और ऊपर के मॉलिक्यूल्स उस जगह को फिल करने के लिए इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल वाला क्लास वाला समझ में आया कि पोडियम पे रखा हुआ एक स्टूडेंट आया, मतलब उसको हम लोग किसी तरीके वो कहीं से हीट ले लिया और वो आया, एक सीट को लिया चला गया, फिर उसके जगह को फिल करने के लिए दूसरा स्टूडेंट आया लेके चला गया। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा कन्वेक्शन में कि जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो गया वो एक तरीके से कैसा हो गया कि इसमें केवल सॉलिड के किसी एक मीडियम के थ्रू ही हो रहा था, इसमें हमारा क्या हो रहा है, एक सरफेस के ऊपर हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है और यहाँ पे उसके सराउंडिंग में अलग फ्लूइड है, उनके बीच में ये कहीं ना कहीं हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र या हीट ट्रांसफ़र बाय द कन्वेक्शन जनरली अकर बिटवीन सॉलिड सरफेस, ये पॉट है जो कि सॉलिड सरफेस है, एंड सराउंडिंग फ्लूइड, और यहाँ पे ये जो वाटर है वो सराउंडिंग फ्लूइड है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एसोसिएटेड विथ बल्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन थर्मल एनर्जी। तो बल्क ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि यहाँ पे ये जो पॉट होगा वो हीट गेन करेगा तो अल्टीमेटली वो हमारे सराउंडिंग फ्लूइड को मिलेगा। सराउंडिंग फ्लूइड जब हीट गेन करेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और उसके जो खाली स्पेस जो है उसको फिल करने के लिए अदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आके फिल करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, कन्वेक्शन का हो गया। अब लास्ट में हम लोग तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डिस्कस करते हैं, रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या हुआ था कि मैंने अपने जगह पे खड़ा था और सीट को इस तरीके से फेंका कि सारे स्टूडेंट के पास एक एक सीट चला गया। ठीक है। मतलब तो रेडिएशन में क्या हो जाएगा कि जो रेडिएशन में मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अपने अंदर में पॉकेट के फॉर्म में एनर्जी को ऑब्टेन किए रहते हैं। जैसे जो सन से हमारे अर्थ में जो हीट आता है, लाइट आता है, वो कैसे आता है, रेडिएशन के थ्रू आता है। क्लियर है। और इस टाइप का मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी भी तरीके से मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इसमें क्या हुआ था, एटम एक मीडियम का काम कर रहा था, इसमें भी हमारा जो मॉलिक्यूल्स थे एटम का काम कर रहे थे। मतलब स्टूडेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्लासरूम के एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करें तो स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को होने के लिए, जबकि रेडिएशन में हम स्टूडेंट का कोई रोल नहीं था। मैंने ही इस तरीके से सीट को फेंका कि सारे सीट जो हैं वो हर एक स्टूडेंट के टेबल के ऊपर चला गया। तो मतलब रेडिएशन में याद रखिएगा मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और बाकी जो ये दोनों होता है कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर क्लास में हीट ट्रांसफ़र क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में क्या हुआ, और होप आपको ये चीज़ें, ये तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्लासरूम का एग्जांपल याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इन तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के ऊपर में जो लॉ है उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन इसके बाद फोरियर एक लॉ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।